अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और वो लोग जो चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को विज़िट कीजिए। बहुत सारे नावल जो हैं वो आप प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। आपको वो चैनल पसंद आता है, मेरा अंदाज़ पसंद आता है, आवाज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ और अच्छे अच्छे नावल्स के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। और जनाब, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, उस पर भी आप लोग जो है विज़िट कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ भी ढेर सारे नावल्स जो हैं मौजूद हैं। उम्मीद है आपको चैनल पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है खुशी फ़ातिमा, इरम शब्बीर और हमिंग गर्ल ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी और आज आप सुनने जा रहे हैं इसकी किस्त नंबर 29। बड़े से स्याह गेट से अंदर आते हुए वसी कंपाउंड, लॉन, बरामदे और फिर ड्राइंग रूम। उन्हें चलने की आदत नहीं थी। ठीक ठाक हाँप गईं। ए रक्षी, ज़रा मेरा हाथ तो पकड़, आगे आगे भागी चली जा रही है। उन्होंने झंझलाकर बेटी को पुकारा जो उस नए घर को डिस्कवर करने के इश्तियाक में इस वक्त वाकई मरी जा रही थी। क्या है अम्मा, तुम भी बस ना। वसीह और इस ड्राइंग रूम के दरवाजे में से अंदर कदम रखते हुए उसे पलटकर आना पड़ा था। वैसे तो सारे मोहल्ले में घूमती फिरती हो, यहाँ अपने बेटे की ससुराल में आकर बौखलाई जा रही हो। अब तो रोज़ का आना जाना लगा रहेगा। आदत डालो खुद को बड़े घरों की भी। अंदर लाकर नरम और आरामदेह सोफे पर बिठाने तक वो उन्हें नसीहत किए गई। सामने वाले सोफे पर बैठते हुए आरिफ ने गहरी फ़ख्रिया मुस्कुराहट के साथ समिया को देखा। घर वाकई शानदार है, जैसा तुमने कहा था तकरीबन वैसा ही है। वो मरूब ना होने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक तरह से अच्छा ही था, लेकिन फिर भी समिया चिढ़ सी गई। नहीं, जैसा मैंने कहा था ये घर उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। तुमने अभी पूरा घर देखा नहीं है, इसीलिए राय देने में जल्दी मत करो। वो लहजे की तलखी या माथे की हल्की सी भी शिकन छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। आरिफ ने खौफ सा होकर इधर उधर देखा। जो मुलाजिम उन्हें अंदर लेकर आया था बिठाकर जा चुका था। रक्षी की अम्मा के औसान अब तक बहाल हो चुके थे और यहाँ जायज़ा लेने के लिए इतना कुछ था कि एक बार में देखा भी नहीं जा सकता था। सो उन्होंने बकिया काम अगली बार पर छोड़कर अपने असल हदफ पर ही तवज्जो रखना अक्लमंदी जाना। लड़की का इस घर में तो हिस्सा होगा, वो भी देना होगा कैश की सूरत में। तुम पहले ही बात साफ कर लेना समिया, कहीं बाद में ये लोग मुकर जाएं। हाँ और क्या, इसकी मालियत का मोटा मोटा सा भी अंदाज़ा लगाया जाए तो बात करोड़ों पर आकर रुकती है। जो बात भी है उसका पहले ही हो जाना अच्छा है। आरिफ ने अम्मा की तरफ तारीफ़ी निगाहों से देखा था। ये घर, समिया के दिल पर हाथ पड़ा था। आरिफ और इसका घराना वक्त के साथ खुल रहा था। वो जो चंद लाख के लालच में फूले नहीं समा रहे थे, अब करोड़ों पर नज़र रख रहे थे। पिछले पूरे हफ्ते में जब वो उन लोगों को यहाँ लाने के लिए तैयार कर रही थी, उन तीनों अफराद का मतमय नज़र सिर्फ रुपयों के एदाद व शुमार पर रहा था। हारून और उसके अब्बा का ऑफिस, उनके असासे, उनके प्रोजेक्ट। आरिफ सब के बारे में बड़ी तनदही से मालूमात इकट्ठी कर रहा था और उसी हिसाब से उसकी उम्मीदें भी कई गुना बढ़ चुकी थीं। इस घर में जो भी रोमा का हिस्सा बन रहा है वही उसे फ्लैट की सूरत में दिया जा रहा है। इसके अलावा भी हारून उसे इतना दे रहा है जो किसी भी हिस्से से कहीं ज़्यादा है। तुम लोग ज़रा सब्र तो करो। समिया का लहजा अभी भी सख्त था मगर वो फिर भी मुसर रहा। मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, लेकिन जब तक मैंने ये घर नहीं देखा था। मगर अब उसकी बात अलग से होगी। कैश ना सही, लेकिन आधे घर में हमारी रिहाइश होगी और आधा घर कानूनी तौर पर हमारे नाम भी होगा। मेरा मतलब है कि बेशक वो अपनी बेटी के नाम करें, मगर मलकियत तो वो हमारी ही होगा। आरिफ के अंदाज में बड़ी ठोक बजाती सी कैफियत थी। समिया ने बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। आरिफ मुस्तकिल ही उसकी दुखती रग पर उंगली रखे हुए था। इस घर के बारे में किसी का भी हक़ मलकियत गवारा करना आसान नहीं था। वो इसके लिए इतनी ही हसास थी जितनी खुद हारून के बारे में। शऊर के बिल्कुल इब्तदाई दौर से आज तक ये घर उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही महसूस हुआ था। हमेशा खुद को ही यहाँ चलते फिरते जज्ब होते जाना था। स्वाब ये बैरूनी मुदाखलत बुरी तरह खल रही थी। बेकार की बातें मत शुरू करो आरिफ, अभी तो तुम्हारा रिश्ता भी तय नहीं हुआ है। हारून को ये बातें पता चली तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएगा ये सारा किस्सा ख़त्म करने में। गो अपने तौर पर उसने कोई ऐसा इम्कान रहने तो नहीं दिया था, लेकिन आरिफ को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा तासुर बरकरार रखना ज़रूरी था। चंद लम्हों के लिए तो वह बिल्कुल चुप सा हो गया। इतनी देर से खामोश बैठी रक्षी ने इस तरह से पहलू बदला।
اب اتنی خوشی کے موقع پر یہ بدشگونی کی باتیں۔ اس کی گہری سیاہ رنگت کچھ اور بھی تاریک ہوئی۔ بیزاری کی حدوں کو پار کرتے زندگی کے روز و شب میں اب جو کسی بہتری کی امید بندھنے لگی تھی تو محترمہ والدہ اور عارف الدولہ بقلم خود مٹانے پر تلے تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سمیہ، ان لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ بھلائی بھی کرنا چاہو گی تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پرانی دوستی کے ناطے ہی صحیح وہ سمیہ کے آگے تھوڑی سی شرمندہ تو ہوئی تھی۔ خود سے کوشش کرتے تو ساری عمر اس 2.5 کمروں والے گھر سے نہ نکل پاتے۔ اب چانس مل رہا ہے تو… بات ادھوری چھوڑ کر اس نے سر کو ہلکے سے جنبش دی۔ ایسا کیا کہہ دیا ہم نے؟ یوں ہی آپس میں تو بات کر ہی لیتے ہیں، کون سا کسی سے کچھ چھین لیا ہے ہم نے؟ عارف کی اماں کو سمیہ سے زیادہ بیٹی پر غصہ آیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ معزز میزبانوں پر جنہوں نے ابھی تک ڈرائنگ روم میں آ کر جھانکنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی تھی۔ عجیب لوگ ہیں، مہمانوں کو بٹھا کر بھول چکے ہیں۔ بڑے گھروں کا یہی رواج ہوگا۔ ہمارے ہاں آنے والے تو جہاں ہم بیٹھے ہوں وہیں کرسی ڈال کر خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بلاتی ہوں۔ سمیہ نے بہتر سمجھا کہ یہاں سے اٹھا جائے، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دادی اور ہارون ڈرائنگ روم کے مرکزی دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ اپنے شاندار جگمگاتے پس منظر کے ساتھ وہ دونوں پہلی نظر میں ہی عارف اینڈ فیملی کے لیے بے حد متاثر کن ٹھہرے تھے۔ عارف کی اماں، رکشی اور خود عارف اب بہت سنبھل کر بیٹھے تھے، اور گفتگو کا انداز بھی بڑا نپا تلا سا تھا۔ دادی کے پاس خاندانی ہونے کا فطری سا فخر تھا، جسے وہ بات بات پر ظاہر کرنے کی عادی بھی تھی۔ ہمارے ہاں حسب نسب کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دولت، پیسہ سب آنی جانی شے ہے، دھوکے میں ڈالنے والی، لیکن اعلیٰ خاندان آج بھی انمول ہے۔ مثال مشہور ہے، اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں۔ عارف کی اماں، رکشی اور خود عارف نے بے حد ساختہ ہی پہلو بدلا تھا۔ ہارون نے مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جب بتایا تو مجھے صرف یہی فکر تھی کہ جن سے ہم رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں وہ شریف اور خاندانی ہوں۔ عارف کی نوکری یا آپ کا گھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ روما اپنی قسمت کا بہت کچھ لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ عارف کی اماں کے چہرے پر خوشی کا رنگ بکھرا۔ ویسے ہمیں تو کوئی لالچ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس بھی، بس سادگی پسند ہے، اسی لیے اپنے پرانے محلے اور پرانے گھر کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، ورنہ عارف تو کب سے کہہ رہا ہے کہ اماں تمہارے لیے کسی اچھی کالونی میں ایک بنگلہ خرید لیتا ہوں، وہیں چل کر رہیں گے، مگر میں نے تو صاف کہہ دیا تھا ہم تو یہیں خوش ہیں اپنے اسی گھر میں۔ ان کی شیخی مبالغے کی حد کو کراس کرنے لگی۔ عارف، رکشی دونوں ہی نے اشارے سے احساس دلانے کی کوشش کی، مگر انہیں روکنا آسان نہیں تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ لازمی اس گھر میں آ کر رہیں جو ہم روما کو دینے والے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ اس عمر میں اپنی مخصوص جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ دادی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سمیہ کو رکشی اور عارف کے چہروں پر پھیلتی بے بسی پر ہی رحم آیا تھا شاید۔ عارف کی امی کا یہ مطلب نہیں ہے دادی، اب ساری عمر انسان ایک جگہ ہی تو نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ لوگ تو اپنے بچوں کی خاطر بڑھاپے میں ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا کر بس جاتے ہیں، یہاں تو ایک ہی شہر میں۔ بات کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہارون کے قریب جا کر بیٹھی ہی تھی کہ دادی نے اس کی بات کاٹی۔ تم جا کر روما کو لے کر آؤ اور اس سے پہلے زارا کو بھیجو۔ جی۔ اسے ناگوار تو گزرا لیکن اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی وقت تو صاف لگتا تھا کہ دادی اس کی حیثیت متعین کرنے کی شعوری کوشش کرتی ہیں، لیکن اس وقت دل چلانے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ روما اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ پریشان گھبرائی ہوئی سمیہ کو ایسا ہی لگا کہ تم کسے پکڑ کر لے آئی ہو، کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ تم سے؟ سمیہ کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں ابھریں۔ ہاں کیوں، مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں تھا کیا؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس روز کی تلخی کے بعد آج یہ ان کی پہلی گفتگو تھی۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے سمیہ کہ تم میری زندگی کے فیصلے کرنے شروع کر دو مجھ سے پوچھے بغیر؟ وہ اس کے چہرے پر نگاہ جمائے جس انداز میں جواب طلب کر رہی تھی وہ سمیہ کے پہلے خیال کی خود بخود تردید کر رہا تھا۔ روما گھبرائی ہوئی تھی اور نہ ہی پریشان تھی بلکہ ٹھیک ٹھاک غصے میں تھی۔ سمیہ نے حیرت سے اپنی اس دیرینہ دوست کو دیکھا جو اسے اب بار بار چونکانے لگی تھی۔ تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہو سمیہ؟ میں نے کبھی کہا ہے کیا تم سے کہ میرے لیے رشتے ڈھونڈتی پھرو، اور وہ بھی اتنے اوٹ پٹانگ؟ سمیہ نے دل میں اٹھتی غصے کی لہر کو بمشکل دبایا۔ مجھے پتا ہے کہ تم زارا کی وجہ سے مجھ سے ناراض رہنے لگی ہو روما، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم پر میرا ہر حق ختم ہو گیا ہے۔ ہم آج بھی ایک دوسرے کے لیے سب سے زیادہ… روما نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کیا تھا۔ بات بہت آگے جا چکی ہے سمیہ، اور میں اتنا تو جان چکی ہوں کہ میرے کچھ کہنے سننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جو خدا کو منظور۔ اس کی آواز دھیمی پڑی۔ سمیہ نے بے اختیار ہی روما سے نگاہ چرائی۔ عارف بہت اچھا لڑکا ہے، شریف، خوش مزاج، کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ وہ لڑکی میں ہی کیوں، تم بھی تو ہو سکتی ہو، تم کیوں نہیں کر لیتی اس سے شادی؟
अमीना चाची बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, वैसे भी उन्हीं का ख्याल कर लो। गो उसके अंदाज में मजाक उड़ाने का शायबा भी नहीं था, मगर फिर भी समिया को ऐसा ही लगा। मुझे मशवरे देने की ज़रूरत नहीं, दादी तुम्हें बुला रही हैं, फ़ौरन आ जाओ। बाद में जो कहना है उनसे ही कहना। वो कहते हुए पलटने ही लगी थी कि पीछे खड़ी ज़ारा को देखकर चौंकी। सादा दिलकश रूप और आंखों में नरमी का वही मेहरबान एहसास जो उसके खूबसूरत दिल का पता देता था। जिद नहीं करो रोमा, मिल लेने में कोई हर्ज नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं मिलोगी तो दादी और हारून को बहुत बुरा लगेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? समिया को यकसर नज़रअंदाज करके वो बहुत मोहब्बत से रोमा से मुखातिब थी। चलो आओ, शाबाश। समिया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उतरी। रोमा का उसके नज़दीक जिस हिसाब से दिमाग ख़राब हो रहा था, वो ज़रूर ज़ारा को भी साफ जवाब पकड़ाने वाली थी, मगर नहीं। समिया के लब हैरत से खुले रह गए। सुनो सुनो तो, कपड़े तो चेंज कर लो कम अज़ कम, और हल्की सी लिपस्टिक भी। वो ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए ज़ारा और रोमा के पीछे तेज़ी से आई। मेरा नहीं ख्याल, रोमा वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है, और जो लोग वहाँ ड्राइंग रूम में आए बैठे हैं उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता शायद। ज़ारा पुरसकून थी। समिया ने बमुश्किल ही जवाबन कुछ कहने से खुद को रोका। इस वक्त यही बहुत था कि वो रोमा को अंदर ले जाने पर आमादा कर चुकी थी। ड्राइंग रूम में वो तीनों एक साथ ही दाखिल हुई थी। अंदर जो कुछ भी बातें चल रही थी उन्हें वहीं अधूरा छोड़कर वो लोग उन तीनों की तरफ मतवज्जा हुए। समिया का हुस्न अपनी जगह, मगर वो उससे मानूस थे, सो ज़ारा की दिलकशी उनके लिए महवियत का सबब बनी। माशा अल्लाह, आरिफ की माँ ने बेसाख्ता ही कहा। ये ज़ारा है हारून की बीवी, और ये रोमा। दादी ने मतानत से तारुफ निमटाया। अच्छा, आरिफ की अम्मा को मायूसी हुई, और जिसे उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो समझी थी कि यही आपकी पोती है। अपनी बात के इख्तिताम पर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। दादी ने हल्की सी नागवारी के साथ उनकी तरफ देखा। रोमा उनके साथ ही बैठी थी और अंदाज में इतनी लाताल्लुकी थी जैसे इस सारे सिलसिले का उससे कोई दूर का भी वास्ता नहीं हो। आरिफ ने कुछ जटती सी निगाह रोमा पर डाली। आम से नकूश सांवली रंगत, वो उसे पहले भी देख चुका था। ना तब रोमा उसे अच्छी लगी थी और ना ही आज। समिया ने उसे मुस्तकिल ही ज़ारा पर निगाह जमाए देखकर कई बार कोफ्त से पहलू बदला था। कितना समझा कर लाया गया था उन सबको, लेकिन सिवाय रक्षी के किसी ने भी माकूलियत का सबूत नहीं दिया था। उसे अपने इतने दिन की मेहनत ही राय का जाती दिखाई दे रही थी। दादी या हारून ने अगर एक बार भी आरिफ की नज़रबाजी को नोट कर लिया तो ये 80-90% कामयाबी वापस सिफर पर बआसानी आ सकती थी। समिया का दिल बड़े नागवार अंदाज में धड़का। कुछ लो आरिफ। स्नैक्स की प्लेट आगे बढ़ाते हुए उसने सबसे नज़र बचाकर उसे बुरी तरह घूरा तो वो मतलब समझकर संभल कर बैठा। समिया ने आप लोगों की बहुत तारीफ़ की है, यही इसरार करके हमें यहाँ लाई है, वरना मेरे आरिफ के लिए तो रिश्ते खुद चल कर आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग बेटी देने के लिए तैयार हैं। आरिफ की अम्मा की दिलचस्पी रोमा को देख लेने के बाद रुखसत हो चुकी थी। समिया इतना लालच देकर ना लाई होती तो वो अब तक यहाँ बैठी भी ना रहती, मगर अब वो ठीक ठाक भाव ताव के मूड में थी। समिया के साथ तय किया पुराना रेट उन्होंने रोमा को देखते ही खुद मनसूख किया था। देखिए खाला, मैं बड़ी साफ को औरत हूँ। लवाजमात से भरी ट्रे परे सरकाते हुए उन्होंने दादी के साथ मज़ीद बेतकल्लुफ़ी इख्तियार की। अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं कि जो कुछ भी है खुलकर कहा सुना जाए, ताकि आपस में कोई गलत फहमी ना रह जाए। दादी का लहजा बेतासुर था। आरिफ की अम्मा के चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। कमरे में मौजूद सभी लोग अचानक ही खामोश हुए थे और सबकी तवज्जो उनकी तरफ ही मबजूल हुई थी। पता नहीं क्या कहने वाली हैं। समिया शायद सबसे ज़्यादा मुतफक्किर हुई थी। हमें आपसे कोई लालच नहीं, उन्होंने वही घिसा पिटा जुमला एक बार फिर से दोहराया। लेकिन आप लोग रोमा को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहते हैं, तो फिर हम आपकी खुशी की खातिर मना भी नहीं कर सकते। हम रोमा को कुछ नहीं बहुत कुछ देंगे इंशाल्लाह, इतना जो आप सोच भी नहीं सकती। हारून ने बमुश्किल उनके खामोश होने का इंतज़ार किया। इस बार वो फैसला किए हुए था कि लोगों की नीयत को परखने की गलती नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उनका मुंह बंद रखने की कोशिश करेगा। उसने दादी की तनबीह करती निगाह या ज़ारा और रोमा के चेहरों पर उतरती बेयकीनी की तरफ एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ आरिफ की अम्मा की तरफ मतवज्जा था, जहाँ मुस्कुराहट और भी मानी खैज थी। बहुत अच्छी बात की तुमने बेटा, लेकिन किसी की सोच के बारे में तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त नहीं हो सकता है। हमारी सोच तुम्हारी गुंजाइश से भी बढ़कर हो। वो कसौटी कसौटी खेलने लगी। भेद भरी सी खामोशी उस बड़े सारे कमरे के बीच उतरी। आप कहिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको मायूसी नहीं होगी। हारून के लहजे में ठोक बजाती सी कैफियत थी। माशाअल्लाह, अल्लाह सब लड़कियों को तुम जैसा भाई अता करे। मारे अकीदत के आरिफ की अम्मा की आवाज़ कप आ गई। आरिफ, तू भी सुन रहा है ना? जी जी अम्मा, वो कुछ बौखलाया हुआ था। तो फिर ठीक है,
وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں۔ ہر ایک کی نگاہ ان پر جمی ہوئی تھی، صرف زارا تھی جس نے بڑی تشویش سے اٹھ کر جاتی ہوئی روما کی طرف دیکھا تھا۔ مینا، وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ تہمینہ نے اسے آواز دی۔ چھوٹے سے صحن میں کرسی بچھائے وہ کب سے اس کی منتظر تھی۔ قریب ہی پلنگ پر لیٹی جمیلہ ابھی غنودگی کے عالم میں تھی۔ مینا بیزاری سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ بتانے کا فائدہ؟ اس میں فائدہ نقصان کہاں سے آ گیا؟ مینا نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے رخ پھیر کر گھرر گھرر کرتے پیڈسٹل کی طرف دیکھا۔ اس حبس زدہ رات میں اس سے اٹھتی ہوا سخت گرم تھی، مگر پھر بھی غنیمت۔ تہمینہ نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ مینا کو جواب دینا ہی پڑا۔ دیکھو آپا، میں کہاں تھی اصولاً تو تمہیں یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے کبھی تم سے اس طرح کے سوالات نہیں پوچھے۔ حالانکہ تم تو دنوں باہر گزار کر آتی تھیں، مگر میں یا اماں کبھی تم سے جواب دہی نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے؟ پوری ایمانداری سے بتانا۔ تم اور اماں جس وجہ سے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، وہ وجہ میرے پاس نہیں ہے مینا، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں اور پوچھتی رہوں گی آئندہ بھی۔ اچھا، پتہ نہیں کیوں وہ ہنس دی۔ تم بھی بڑی عجیب باتیں کرنے لگی ہو آپا، ایک ہی بات کو دہرا کر تمہارا دل نہیں گھبرا جاتا کیا؟ خود پر مصنوعی سی تشویش طاری کرتے ہوئے وہ جس طرح تہمینہ کو دیکھ رہی تھی، تہمینہ کو لگا جیسے وہ کوئی مستند مداری ہے جو ابھی رومال میں سے کبوتر نکال کر اڑائے گی۔ بدتمیزی نہیں مینا، اپنی بے عزتی کا تصور ہی اس کا لہجہ سخت کر گیا تھا۔ بدتمیزی کون کر رہا ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اگر میں سچ بتا بھی دوں گی تو تم کون سا یقین کرنے والی ہو؟ بال کی کھال نکالنے کے لیے سوال پر سوال کرتی ہی جاؤ گی، اس لیے رہنے ہی دو۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، تہمینہ نے سوچا۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، اس پر اختیار بھی کب ہے؟ مینا نے اس کی خود پر جمی نگاہ سے بے چینی محسوس کی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کپڑے میں نے خود سلوائے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ ویسے بھی تمہارے کپڑے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، فیشن تیزی سے بدلتے ہیں۔ تمہیں آخر اتنے زیادہ کپڑے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور وہ بھی اتنے مہنگے؟ بڑے مربیانہ انداز میں وہ اس سے مخاطب تھی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب وہ تہمینہ کی وارڈروب پر جان دیتی تھی، خوشامد کر کر کے پہننے کی اجازت لیا کرتی تھی، پر آج وہ سب اس کے لیے کچرے کا ڈھیر ہوا تھا۔ کہو تو کسی پروڈکشن ہاؤس سے بات کروں، شاید وہ اپنے استعمال کے لیے لے لیں، تھوڑے بہت پیسے تو مل ہی جائیں گے۔ مجھ پر اتنا برا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ چلو سنبھال کر رکھو پھر۔ ایک طنزیہ سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ جب زین کا بھی دل بھر جائے تب کام میں لے آنا۔ ویسے کہاں ہمدانی جیسی اونچی پارٹی اور کہاں یہ زین۔ افسوس تو تمہیں بھی ہوتا ہوگا آپا، بھلے سے ظاہر نہ کرو۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ تہمینہ کا ضبط رخصت ہوا اور آواز قدرے بلند۔ چلاؤ مت، یہ وہ سی ویو والا اپارٹمنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اب ہم تمہارا دیا ہوا کھا رہے ہیں جو کسی بات کا لحاظ کریں گے۔ وارننگ دیتے انداز میں مینا نے بات مکمل کی اور تیزی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ جمیلہ کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی۔ رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے کمبخت، دفع ہو جاؤ سارے مل کر۔ ناگواری کے ساتھ وہ زور سے چلائی اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ نہ سوال نہ جواب، آنکھ کھول کر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں۔ تہمینہ نے بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جون کی اس حبسدہ رات میں وہ اس بے فکری کے ساتھ سو رہی تھی جیسے ہمیشہ سوتی آئی تھی۔ راتوں کے آخری پہر میں گھر لوٹتی بیٹیاں اس کا کبھی مسئلہ نہیں بنی تھیں۔ اس کے نزدیک فکر کی صرف ایک ہی بات تھی، پیسہ، جس کی آمد میں خلل اسے کبھی گوارا نہیں ہوا تھا۔ جیب گرم ہو، آگے سب خیر سلہ۔ اپنی ذاتی زندگی سے کشید کیا ہوا اس کا قطعی ذاتی فلسفہ، اچھا کھانا، رنگ برنگے کپڑے اور قربان علی۔ جمیلہ کی زندگی کا خلاصہ یہی تھا۔ مینا، گڈو اور وہ خود ماں باپ کی زندگی میں بھلا کہاں کھڑے تھے؟ بہت دھیان لگا کر اس نے اس ایک لمحے کو یاد کرنا چاہا جب ان میں سے کوئی ایک بھی ماں باپ کی ذمہ داری بنا ہو۔ کوئی ایک بھی نہیں۔ اس کا اور مینا کا طرز زندگی، گڈو کی آوارگی، بچپن سے ہی چھوٹی موٹی چوریاں، کچھ بھی تو تشویش کا باعث نہیں بنی تھی بلکہ الٹی حوصلہ افزائی۔ دوسری طرف کروٹ لیے جمیلہ بے خبر سوئی تھی۔ اس کی قمیض پسینے سے بھیگ کر کمر سے چپک رہی تھی۔ آج کی رات معمول سے زیادہ گرم تھی اور جمیلہ کے آگے لگا پیڈسٹل اپنی سمت بدل کر بالکل ہی مخالف طرف ساری ہوا پھینکے دے رہا تھا۔ شاید اسے اٹھ کر پنکھے کو واپس جمیلہ کی طرف گھما دینا چاہیے تھا۔ دل میں آئے خیال کو اس نے خود ہی سختی سے مسترد کیا۔ سامنے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ مینا ابھی ابھی بڑے زور سے ہنسی تھی۔ رات کے اس پہر لوٹ کر آنے کے بعد بھی اس کا فون مصروف رہتا تھا۔ کوئی کھٹکا، کوئی دھڑکا نہیں۔ تہمینہ نے خالی خالی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ گھر کا ایک مکین اب بھی کم تھا۔ آخری بار اس نے کب گڈو کو دیکھا تھا، اس نے یاد کرنا چاہا۔ 15 یا 20 دن یا پھر اور زیادہ، جب وہ لڑ جھگڑ کر پیسے چھین کر گھر سے گیا تھا
और अब तभी लौटने वाला था जब उसके पास से आखिरी रुपया भी खर्च हो जाना था। एक ठंडी सांस लेकर तहमीना ने सर को कुर्सी की पुश्त से टिकाया। जमीला बेखबर सो रही थी और वो उस दिन भी उसी तरह सोती रहेगी जब मैना घर वापस नहीं आएगी। और कहीं हमदानी के बख्शे हुए कमरे में कुर्बान अली भी। आज बहुत सी कड़वाहट तहमीना के हलक में उतरी। उसे अपने माँ बाप के तर्ज ज़िंदगी से घिन आई, मैना और गुड्डू की ज़िंदगियों से और ख़ुद अपने आप से। समिया की हालत बुरी थी। गुस्सा ज़्यादा था या शर्मिंदगी, फ़िलहाल तो ये भी फैसला करना मुश्किल था, मगर पहली बार ऐसा हुआ था कि वो हारून से निगाह मिलाते हुए भी शर्मिंदा हो रही थी। आरिफ के घर के सामने उतरते हुए वो मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाई। आपने मुझसे कुछ कहा? टैक्सी वाले ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। देखें, किराया तो मैं पूरे 300 ही लूँगा, मैंने पहले ही बता दिया था, ना 1 रुपया कम ना 1 ज़्यादा। वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी था और इस बात को जाहिर करने में 1 मिनट की देर भी नहीं लगाता था। समिया ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। मैंने तुमसे कुछ कहा? पर्स में से 500 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो और भी गुस्से में आई, मगर उसने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। ये लें 200 रुपये बकाया। वो बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। पैसे मिल गए, बात ख़त्म। समिया बड़ी तपी तपी सी आरिफ के दरवाजे तक आई थी। अब यह अमूमन अंदर से लॉक रहने लगा था। समिया को बेइख्तियार ही वो वक्त याद आया जब यह दरवाज़ा हमा वक्त ही खुला पड़ा रहता था और किसी की भी आमदोरफ्त बिना किसी रुकावट के जारी और सारी रहती थी। दरवाज़ा आरिफ की अम्मा ने ही खोला था। क्या बात है? वो उससे उसी तरह मुखातिब थी जैसे किसी अजनबी या कभी कभार आने वाले से बात करती थी। जो भी है अंदर बैठ कर ही होगी, हटें रास्ते से। उन्हें एक हाथ से हटाते हुए वो अंदर दाखिल हुई। कहाँ चली आ रही हो? हम तो खुद जा रहे हैं बाज़ार शॉपिंग करने, तुम फिर किसी वक्त आना। वो उसके पीछे रुखाई से कहते हुए बरामदे तक आईं। अच्छा, अब आपके यहाँ शॉपिंग भी होने लगी है? हाँ। क्यों, हम क्या दुनिया से अलग हैं जो तुम्हें हैरत हो रही है? उन्हें बुरा लगा था। जब कोई शख्स अपनी औकात से बढ़कर बातें करता है तो हैरत होती ही है। बेनियाजी से कहते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। आरिफ सामने ही बैठा था। आज वो हमेशा की तरह समिया की आवाज़ सुनकर बेताब होकर कमरे से बाहर नहीं निकला था। समिया ने बखूबी नोट किया। तुम हो? मैं समझा कि पता नहीं कौन। उसने चौंकने की बड़ी बुरी एक्टिंग की थी, और अगर इस वक्त वो उन लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने नहीं आई होती तो बड़ी आसानी से उनका दिमाग दुरुस्त कर चुकी होती। उसे सिर्फ अपनी बेबसी पर ही कोफ्त होती थी। आरिफ की अम्मा अंदर आ चुकी थी और समिया का जवाब उन पर अभी अधूरा था। औकात तो हमारी वो है बीबी के करोड़पति ख़ानदान झुककर बेटी दे रहा है, हाथ पांव जोड़कर मुंह मांगे जहेज़ के साथ। उनकी इतराहट कमाल की थी। और वह करोड़पति ख़ानदान अचानक ही तो नाजिल नहीं हो गया था ना। आपकी ज़िंदगियों पर जादू की छड़ी घुमाने के लिए मैं लेकर गई थी आपको, वरना कोई दरवाजे पर भी खड़ा नहीं होने देता वहाँ। जो भी कहो, आरिफ किसी काबिल था तो उन्होंने पसंद किया है। सिर्फ तुम्हारी सिफारिश से तो चंद हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलने वाली किसी को। बेटी तो कोई क्या देगा। कमरे में मौजूद इकलौती कुर्सी पर वो बड़ी शान से बैठी थी। समिया ने जवाब देने से पहले बैठने के लिए इधर उधर कुछ तलाश किया। पुरानी सी मसेरी पर धुले हुए कपड़ों का ढेर था। आरिफ उसकी निगाहों का मतलब समझकर जल्दी से उस सारे ढेर को समेटने लगा। बस काफ़ी है, वह एक कोने पर टिकी। अम्मा की बात का बुरा मत मानो समिया। अब अगर हारून भाई इस रिश्ते पर राज़ी हैं तो जाहिर है कि उन्हें हम लोग अच्छे तो लगे हैं ना, वरना जाहिर है कि वहाँ क्या कमी है। कमी है वहाँ। उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई। बहुत बड़ी कमी है, मगर तुम लोग सिर्फ वहाँ उनका घर, उनकी दौलत का अंदाज़ा ही लगाने गए थे। रोमा पर गौर से एक निगाह भी तुमने या तुम्हारी अम्मा ने नहीं डाली, वरना ऐसी बात नहीं करते। हाँ, आरिफ की अम्मा ने हाथ के इशारे से मक्खी सी उड़ाई। होती हैं लड़कियां मामूली शक्लों की भी। दूर ना जाओ, मेरी रक्षी को ही देख लो। वो तो रोमा से भी ज़्यादा गई गुजरी है, मगर क्या उसकी शादी नहीं होगी? उन्होंने जैसे किसी बम्पर प्राइज़ के लिए आखिरी सवाल के बाद वाला सस्पेंस इख्तियार किया, लेकिन समिया इतनी बेजार थी कि उसका उनकी शक्ल तक देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। जाहिर है ज़रूर होगी, बस अभी शायद वक्त नहीं आया है रक्षी का, और जब आएगा तो। उनकी ज़ुबान फिर से रवानी के साथ चल पड़ी थी। ये लोग उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा चालाक निकले थे, ख़ास तौर पर आरिफ की अम्मा, जिन्हें वो महज झक्की और लड़ाका समझकर इसी तरह ट्रीट करती आ रही थी, कतई मुख्तलिफ निकली। समिया को अपने तज्जिए के गलत निकलने पर हैरत थी। रक्षी की शादी की तो अब फिक्र ही मत करो अम्मा, देखना कैसी धूमधाम से करूँगा खुद खड़ा होकर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हारून भाई। आरिफ के लहजे से जोश छलका पड़ रहा था। अम्मा ने बहुत फ़ख्र से उसकी तरफ देखा। शाबाश है, मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी आरिफ। अब देखना कैसी लाइनें लगती हैं रक्षी के लिए रिश्तों की। अच्छे जहेज़ का लालच लोगों को इस तरह खींच कर लाता है जैसे कोई फजूल सी मिसाल देकर वो खुद ही कहा मार कर हंसती।
चंद मिनटों के लिए तो समिया उन माँ बेटे के उस पूरे मंजरनामे से गायब हुई थी। हंसी, कह कहे, उम्मीदों के पूरा हो जाने का यकीन। समिया के लिए उनके मुस्कुराते चेहरे और भी नाकाबिले बर्दाश्त हुए। आपको वहाँ इतनी फजूल बात करने की क्या ज़रूरत थी आंटी? उन दोनों माँ बेटे की बातों के दरमियान आए एक छोटे से वक्फे में उसने उस ज़रूरी बात का सिरा पकड़ा जो वो करने के लिए आई थी। तुम मुझे कह रही हो? अम्मा ने बहुत नागवारी से समिया की तरफ देखा और फिर आरिफ की तरफ। सुन रहे हो तुम? इस लड़की को मेरी बातें फजूल लगी हैं। तुम्हें अम्मा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए समिया, वो बुज़ुर्ग हैं इस घर की। आरिफ पर रातों रात ख़ानदानी वकार का गलबा हुआ था। समिया को समझने में देर नहीं लगी कि वो अभी से खुद को हारून के घराने का मेंबर महसूस करने लगा है। जो कुछ तुम्हारी अम्मा ने वहाँ रोमा के घर कहा है वो सब कहने की क्या ज़रूरत थी, जब मैं हारून से बात कर चुकी थी। बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें, फिर मज़ीद मुँह फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो बदलिहाज हो गई। ए तमीज़ से, मैं मुस्तकिल कह रही हूँ कि तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। हमें ये तू तड़ाक पसंद नहीं। ये हम दोनों घरानों का मामला है, जैसे चाहें हल करें। तुम क्यों बीच में टांग अड़ाए जा रही हो हमारे बीच? अम्मा ने बड़ी जानी बूझी सी बेनियाजी मुस्तकिल ही इख्तियार कर रखी थी और समिया को सबसे ज़्यादा गुस्सा भी उन्हीं पर आया हुआ था। मैं बीच में आ नहीं रही हूँ, पहले दिन से बीच में खड़ी हूँ। और याद रखें कि मेरी मर्ज़ी के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिल सकेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें आप। आरिफ, तुम बताते क्यों नहीं हो अपनी अम्मा को कि ये मामला तो हम पहले ही तय कर चुके हैं? वो उसकी तरफ मुड़ी थी कि अम्मा उठकर समिया के करीब आईं। सुनो, मेरे सीधे साधे बच्चे को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि हम अपने मामले को खुद देख लेंगे। तुमने हमें उनसे मिलवाया, मेहरबानी। बस अब जाओ यहाँ से। समिया का हाथ पकड़कर वो उसे दरवाजे की सिमत दिखा रही थी। हाथ ना लगाएं मुझे। समिया ने एक झटके से उनसे अपना बाजू छुड़ाया। हाँ, तनतना तो देखो, वाह भाई वाह। अपनी दानिश में उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई। देखो क्यों वक्त ख़राब कर रही हो, अपना भी और हमारा भी। तुम्हें कोई काम ना होगा, लेकिन हमारे यहाँ अब शादी होने वाली है। 100 तरह के काम शुरू होंगे। फालतू वक्त नहीं है हमारे पास। उसने जैसे उनका पढ़ा हुआ पैराग्राफ सुना भी नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम हारून के घर और बिजनेस में आधे के हिस्सेदार नहीं बन सकते। रोमा को उसका हक दिया जा रहा है, मगर जो हारून का है वो किसी और को नहीं मिलेगा, चाहे वो तुम ही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आरिफ ने उसके अंदाज में आई बेकरारी को बखूबी नोट किया था। तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है समिया? जब हारून को और दादी को एतराज़ नहीं, देखा था हारून भाई ने 1 मिनट नहीं लगाया था अम्मा की बात मानने में, बल्कि हमें तो लगा कि अगर हम और ज़्यादा भी मांगते तो वो हमें दे सकते थे। जाहिर है उन्हें रोमा की कमी का एहसास है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। रोमा के नाम एक अलहदा घर और कैश, बस इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। ये भी तुम्हारे लिए बहुत है। हमारे लिए क्या बहुत है ये फैसला तुम नहीं कर सकती। वो उठ खड़ा हुआ। और अगर तुम ये बात करने ही आई थी तो मेरा ख्याल है कि अब तक हमारा जवाब सुन चुकी हो। वो अलमारी के आधे टूटे शीशे के आगे खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। तुम मुझसे चीटिंग नहीं कर सकते आरिफ। वो उसके पीछे आकर खड़ी हुई। अगर मैं हारून को बता दूं कि तुम ये शादी सिर्फ पैसे की खातिर कर रहे हो तो वो कभी भी रोमा का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं करेंगे इसलिए कि उन्हें ये बात पहले ही मालूम है, वरना वो बार बार इस बात का जिक्र नहीं करते कि वो क्या कुछ देने वाले हैं। वो अपनी मामूली शक्ल सूरत वाली बहन के मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहते हैं और इससे ज़्यादा उनके नज़दीक कोई बात अहम नहीं। बेपरवाही से बोलता हुआ वो अपनी बाइक की चाबी और वॉलेट उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसका हर अंदाज पुकार कर कह रहा था कि उस पर से समिया का टिकट सिक्का चलना ख़त्म हुआ है। और ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है, नाकाबिले यकीन। अलमारी के आधे टूटे आईने में दिखाई देते अपने अक्स पर निगाह जमाए वो बेयकीनी में घिरी। चलो अभी भी हमें देर हो रही है, अपनी आरती कहीं और जाकर उतारना, मुझे घर भी बंद करना है। अम्मा हमेशा की बदलिहाज थे और कमरे में इस वक्त उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। और तुम बेकार का वावेला मचाना भी बंद करो, कुछ दुनिया से अनोखा नहीं हो रहा। हारून अपनी बहन की खुशियाँ खरीद रहा है और आखिर हम भी तो अपना दिल बड़ा कर रहे हैं उसकी मामूली शक्ल वाली तलाक याफ्ता बहन को अपना कर। कुछ दो और कुछ लो, बात ख़त्म। चलो अम्मा देर हो रही है। आरिफ बाहर से आवाज़ लगा रहा था। आज वो ना उसके लिए समोसे बिस्किट लेने के लिए दौड़ा था और ना ही बेवकूफ़ों की तरह परवानावार उसके आगे पीछे फिरता रहा था। वो एक झटके से मुड़ी और तेज़ी से चलते हुए बाहर सहन में आई। आरिफ अपनी बाइक चमका रहा था। जा रही हो? आज ऑफिस की गाड़ी नहीं थी क्या? वो इतने सरसरी से अंदाज में पूछ रहा था जैसे ये महज एक रस्मी सा विजिट था। सुनो आरिफ। वो चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। कहो। वो बददस्तूर अपनी बाइक पर कपड़ा फेरे गया। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम लोग इस आधे आधे की शर्त वापस लोगे या नहीं? समिया के लहजे में अब बड़ी ही नुमाया सर्द महरी उतरी थी, मगर जवाबन उसने बड़ी बेपरवाही से शानों को जुम्बिश दी थी। तुम भूल रही हो,
हारून भाई मान चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा है कि वो अपने वकील से चंद दिनों में इन सारे मामलात को सेट करवा लेंगे। मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलवाया है 3 दिन बाद। ये सब इतना भी आसान नहीं। मैं चाहूँ तो हारून को तुमसे 2 मिनट में मुतनफ़र कर सकती हूँ। बेहतर होगा एक बार अच्छी तरह सोच लो। बचा कर रखी इस आखिरी वार्निंग को देते हुए वो अपनी कामयाबी के लिए मुकम्मल पुरउम्मीद थी। आरिफ ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। समिया की बात सुनते हुए वो बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया था। तुम ऐसा भी नहीं कर सकती समिया, बहुत सख्त घाटे में रहोगी, याद रखना। नाश्ते की मेज़ पर खिलाफ मामूल खामोशी थी। तौकीर अहमद किसी गहरी सोच में थे और ज़ैन मोबाइल पर आए SMS पढ़ने में। दोनों की मसरूफियत में ही आफियत थी, वरना ये वक्त आपस की नोक झोंक के लिए अमूमन नुक्ता या आगाज़ करार पाता था। नतीजतन सारा दिन ही गारत मुश्किल हुस्ना बेगम की थी। तौकीर अहमद ज़ैन की छोटी से छोटी बात पकड़ते और दिन भर दोहरा कर किस्सा ताज़ा किए रखते, इस बात की ज़रा भी परवाह किए बगैर कि वो उससे कितनी तकलीफ़ महसूस कर रही हैं। इस वक्त भी महज चाय का कप रखने की ही रवादार हुई थी कि पकड़ी गई। तौकीर अहमद ने चाय का कप लेते हुए ज़ैन की तरफ देखने का इशारा किया, सो उन्हें देखना ही पड़ा। कुछ भी नया नहीं था। तौकीर अहमद उनके इजहार बेनियाजी पर मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाए और फिर ज़ोर से खंगारे। ज़ैन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आपकी खांसी बढ़ती जा रही है अब्बा, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो थोड़ा सा बुरा मना गए। आपकी मर्ज़ी। वो उनकी आदतों के साथ मानूस हो चुका था कि तुम कम उम्र लड़कियों की तरह मोबाइल पर ही क्या लगे रहते हो, अजीब छिछोरापन सा लगता है। उन्होंने तंजिया अंदाज में तमहीद बांधी। ज़ैन बेसाख्ता ही हंस दिया। हर मैसेज छिछोरा नहीं होता अब्बा, ऑफिस के लोगों के भी होते हैं काम के सिलसिले में, और उनके जवाब देने भी ज़रूरी होते हैं। उसके तफसीली जवाब से भी वो मुतमईन नहीं हुए थे। एक तुम्हारे ही कंधों पर तो ऑफिस चल रहा है, मुलाजिम हो वहाँ, मालिक नहीं हो हारून की तरह। अब यह हारून का जिक्र कहाँ से आ गया? आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं 1 मिनट में। सारा बिल्कुल आप पर गई है इस मामले में। आमलेट का एक बड़ा सा टुकड़ा उसने फिर से अपनी प्लेट में डाला। तौकीर अहमद ने एक तनकीदी सी निगाह डाली, मगर मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त दूसरा था। सारा मेरी बहुत साबिर बेटी है और देख लो खुदा ने उसे कितना अच्छा शोहर अजर में दिया है। वो जवाबन मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रहा था। तौकीर अहमद उसकी बात तो ना सुन सके, लेकिन उसके चेहरे पर आई संजीदगी उन्होंने नोट की थी। देखा कैसा बुरा लगा हारून की मिसाल देना। कोई बुरा नहीं लगा, रोज़ाना 10 बार सुनता हूँ। अब तो अगर आप नहीं भी मिसाल देते तो मैं दिल में खुद ही दोहरा लेता हूँ। हुस्ना बेगम बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बस यूं ही शह देती रहना इसे, बेवकूफ़ी की 1000 बातें करवा लो। अभी यहीं सुबह से बैठे बैठे शाम कर देंगे हजरत। अमली तौर पर ज़रा भी अकल नहीं। मारे कोफ्त के उन्होंने गर्म कप मुँह से लगाया और फिर फ़ौरन ही हटाया भी। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं अब्बा। अच्छा भला MBA पास किया हुआ है, एक बाइज़्ज़त नौकरी भी, पूरी जिम्मेदारी के साथ। उसने अपनी खसूसियात गिनवाना शुरू की। सारी उम्र मुलाजमत ही करते रहना। रोमा का जिस लड़के से रिश्ता तय हो रहा है उसे कारोबार में आधे का मालिक बना रहा है हारून, कानूनी तौर पर बाकायदा। क्या? इस बार वाकई वो चौंका था। इतला नहीं थी। क्या वाकई? उसने हुस्ना बेगम की तरफ देखकर कन्फर्म करना चाहा तो उन्होंने इस्बात में सर हिला दिया। तौकीर अहमद ने उसकी हैरत को एंजॉय किया था। अब आ रहा होगा मुंह में पानी। कितना कहा था तुमसे इस रिश्ते के लिए, अब पता चला। किए जाओ नौकरी। खैर मुझे कोई लेना देना नहीं किसी के पैसे से, और ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये खबर सुनकर, इसलिए मेहरबानी करके मुझे ये इस तरह ताने भी नहीं दीजिए। फिर ये एकदम ही उछल क्यों पड़े थे? नई खबर थी इसलिए, और खिलाफ तवक्को थी इसलिए भी। आरिफ में कोई ऐसी खूबी नहीं मेरे ख्याल में जो हारून इतनी मेहरबानियों पर उतरा है। तुम भूल जाते हो कि वो तुम्हारे जैसा भाई नहीं है। तौकीर अहमद की तंजिया निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं। इसीलिए फ़िक्रमंद हूँ अब्बा कि वो मुझ जैसा नहीं है। जो लोग इस तरह हर हद से गुजरने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी का शिकार हो रहे होते हैं। हारून का रवैया बहुत जज्बाती होता जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बहन के मुस्तकबिल की फ़िक्र करना अच्छी बात नहीं है तो फिर वो एबनॉर्मल ही सही। रोमा की तलाक ने हिला दिया है उसे, और ऊपर से हम उसे कोई सहारा भी नहीं दे सके। अब अपने तौर पर वो जो मुनासिब समझे करेगा, और किसी को भी बीच में बोलने का हक नहीं है, समझे? जी। उसकी आवाज़ बतदरीज नीची थी और उनके इतने लंबे बयान के बाद उसने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं समझी थी। सो समिया का कहा पूरा हुआ। हारून ने उस लड़के को फाइनल कर लिया। वो उस रोज़ हारून का उखड़ा उखड़ा अंदाज़ बता गया था, फिर भी उसे कुछ अजीब सा ही लगा। सारा का उस घर में मुकाम मस्तनद था, मगर हारून की ज़िंदगी में वो कहाँ खड़ी है कौन बता सकता है? हारून या फिर ज़ारा, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तुम किस फिक्र में गुम हो, ये सोचना वोचना तुम्हारे बस की बात नहीं है मियाँ।
ہارون اپنی بہن کے لیے جو کر رہا ہے ٹھیک ہی کر رہا ہے، وہ ذمہ دار انسان ہے، سب کو سنبھال لے گا، تم فکر مت کرو۔ توقیر احمد کا مذاق اڑاتا ہوا انداز بھی اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی پر اثر انداز نہیں ہو سکا تھا۔ میں روما کے لیے نہیں، زارا کے لیے فکر مند ہوں ابا، وہ وہاں ہارون کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ توقیر احمد کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو ناشتے کی میز پر بڑی بوچھل سی خاموشی اتری تھی۔ توقیر احمد کی نگاہ زین کے چہرے پر جمی تھی اور وہ اپنی بات کہہ دینے کے بعد پھر سے ناشتے میں مصروف تھا۔ حسنہ بیگم نے ایک گھبرائی ہوئی نظر ان دونوں باپ بیٹے پر ڈالی۔ زین کی کہی چھوٹی سی بات بڑا فساد اٹھانے والی تھی۔ تبھی انہوں نے توقیر احمد کے چہرے پر بڑی تلخ سی مسکراہٹ پھیلتے دیکھی۔ بڑی مہربانی ہے تمہاری جو تم نے ہماری بیٹی کی فکر کی، مگر اسے تم جیسے نااہل کے مشورے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی رائے خود تک ہی محدود رکھو، اور جو بکواس یہاں کر رہے ہو اسے زارا یا ہارون کے سامنے دہرایا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ان کی آواز بدتدریج اونچی اور اونچی ہوئی، مگر وہ اسی طرح پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے چیخنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی ابا، مجھے آپ گھر سے تو کیا دنیا سے ہی باہر نکال دیں، تب بھی ایک بار ضرور میری بات پر غور کریں۔ زارا کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، نہ تو وہ خوش ہے اور نہ ہی ہارون اتنا مخلص جتنا وہ خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ایک لفظ بھی اور کہا تم نے تو میں تمہیں… ان کی آواز شاید پہلی بار لڑکھڑائی تھی۔ ابا، زین نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ حسنہ بیگم نے بوکھلاہٹ میں پانی گلاس میں ڈالا، کچھ گلاس میں گیا اور زیادہ میز پر چھلک کر گرا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، ایسا بھی کمزور دل نہیں کہ ان حضرت کی 4 احمقانہ باتوں سے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اللہ جب ایسی ناخلف اولاد دیتا ہے نا تو اس کے برداشت کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ انہوں نے بڑی بے رخی سے حسنہ بیگم کا پیش کردہ پانی کا گلاس اور زین کی محبت دونوں ہی کو رد کیا۔ آواز میں وہی مخصوص کرارا پن تھا۔ اب بھلے کچھ بھی کہتے رہیں۔ زین نے بڑا ہی گہرا سکون محسوس کیا تھا۔ تمہیں آج آفس نہیں جانا کیا؟ حسنہ بیگم نے اسے دل جمی سے ساری پھٹکار سنتے دیکھ کر یاد دلایا۔ تھوڑی دیر سے جاؤں گا، کچھ کام ہے۔ تو پھر وہ کام نمٹا لو، یہیں بیٹھے رہو گے کیا؟ ہاں ہاں جاؤ، تمہاری ماں کو برداشت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ کہا جائے، 7 خون معاف ہیں تمہیں، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر کان کھول کر سن لو۔ زارا اور ہارون کے بارے میں تمہاری بکواس میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہارون بے مثال ہے، انسان کے روپ میں فرشتہ ہے وہ۔ اپنا منہ کھولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو تم۔ میرے بارے میں آپ جو چاہیں کہیں سر آنکھوں پر۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہارون فرشتہ نہیں انسان ہی ہے، اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ میں آپ کو اس اچانک پہنچنے والی تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں ابا۔ اس کے لہجے میں آزردگی تھی، مگر وہ اس کے لب و لہجے پر غور کرنا کب کا چھوڑ چکے تھے۔ تم… اس کی طرف اٹھی ان کی انگلی ابھی پورا مفہوم بیان بھی نہیں کر پائی تھی کہ دروازے پر لگی بیل کی آواز اس چھوٹے سے گھر میں گونجتی چلی گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ایک پل کے لیے وہ تینوں ہی چونکے تھے۔ زین کسی سے بھی کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج کے باہر چھوٹا سا لان اور گیٹ کی طرف مڑتا ہوا گیٹ تک پہنچنے تک وہ مستقل زارا کے بارے میں ہی سوچے گیا۔ ایک بڑی گہری خود فریبی جس میں زارا اور یہ سارا خاندان مبتلا ہے، پر کب تک؟ باہر آنے والے شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھے۔ صبر نام کی تو کوئی چیز اس قوم میں رہی نہیں ہے۔ بار بار بجتی بیل پر وہ دروازہ کھولتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مگر دوسرا ہی لمحہ حیران کن تھا۔ زین نے بہت حیرت سے سامنے کھڑے ان شناسا چہروں کو دیکھا جنہیں بہت دن سے بھلایا جا رہا تھا۔ کیسے ہو زین؟ کیا پہچانے بھی نہیں؟ رضا بڑے اتفاق سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، اب ایسی بھی کیا بات ہے، آؤ۔ کوشش کے باوجود بھی وہ جواباً نہ مسکرا سکا۔ السلام علیکم۔ رضا کے ساتھ آنے والے توقیر احمد کے بھائی بہن تھے۔ ناراضی کتنی ہی سہی، بزرگوں کا ادب واجب تھا۔ ہٹو بھائی، میرے اپنے سگے بھائی کا گھر ہے، آنے کے لیے کوئی اجازت نامہ تھوڑی چاہیے۔ جب دل چاہے گا 1000 بار آئیں گے۔ یہ رشتے چھوٹنے والے تھوڑی ہیں، اور ہم بہن بھائیوں کی محبت تو سدا کی مثال ہے۔ یہ تو دشمنوں کی نظر لگی ہے صاف۔ اونچی آواز میں بولتے ہوئے وہ پورے استحقاق کے ساتھ اندر آئے اور زین کو باری باری کھینچ کر اس گرم جوشی سے گلے لگایا جیسے اتنے عرصے سے بیچ میں کوئی تلخی آئی ہی نہیں تھی۔ زین نے توقیر احمد کو لاؤنج کی کھڑکی سے جھانکتے اور پھر خاموشی سے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اب پتہ نہیں اندر کیا سین ہونا ہے۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے دانستہ چند منٹ کی تاخیر سے گیا۔ تمہارا مجرم سامنے ہے، جو چاہے سزا دے لو، میرا کوئی واسطہ نہیں، مگر ایک بات بتا دوں توقیر احمد، جس دن سے اس نے زارا کو ٹھکرایا تھا میں نے اس سے کلام نہیں کیا ہے۔ صاف کہہ دیا تھا بے شک اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے، لیکن جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ جب اندر آیا تو اس نے اپنے تایا کو کہتے سنا۔ رضا توقیر احمد کے قدموں کے پاس فلور کشن پر بڑے ادب سے بیٹھا تھا، اور اب آگے کی گفتگو کا بیڑا توقیر احمد کی آپا بیگم کے ہاتھ تھا۔ سو پوری امید تھی کہ محبت کی ڈور کا ٹوٹا ہوا سرا بندھا ہی بندھا۔
ज़ैन ने एक कोने की कुर्सी पर अलग थलग बैठी अपनी माँ को देखा। उनके चेहरे पर वही बेबसी की कैफियत थी जो उसने बचपन से देखी थी। घर में अब्बा के बहन भाई की हुकूमत उन्होंने हमेशा झेली थी और अपनी सारी ज़िंदगी इस ख़ानदान को दे देने के बाद भी उनकी हैसियत हमेशा बाहर वाले की ही रही थी। खुद तौकीर अहमद की निगाहों में उनकी हैसियत हारून से ज़ारा की शादी के बाद ही बहाल हो सकी थी। सब उनकी टेंशन की वजह पूरी तरह समझ में आई थी। क्या फिर वही सब कुछ? बड़ी खामोशी से वो हुस्ना बेगम के पीछे आकर खड़ा हुआ, शायद मॉरल सपोर्ट के लिए। वो अपने कंधों पर ज़ैन के हाथों का दबाव महसूस करके ही मुड़ी थी। ज़ैन की हल्की सी मुस्कुराहट की असर अंगेज़ी गज़ब की थी। हुस्ना बेगम ने अपने तने हुए एसाब को ढीला पड़ता हुआ महसूस किया। तौकीर अहमद ने शायद अब तक उन सबके खामोश होने का ही इंतज़ार किया था। मेरा ख्याल है आप सब ख्वामखा ही जज्बाती हो रहे हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं, कम मिलता हूँ तो इसलिए कि अब उम्र और सेहत इतनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देती। सो जब नाराज़ नहीं तो माफ़ी का भी क्या सवाल। आदत के बिल्कुल बरखिलाफ़ तौकीर अहमद ने बड़े नॉर्मल लबो लहजे में उस सारी सूरत हाल को अपने कंट्रोल में किया। और जब खुदा ने मेरी ज़ारा को हारून जैसा बेमिसाल शौहर अता कर दिया है तो उसके बाद तो शिकायत का कोई लफ्ज़ भी मुँह से निकालना नाशुक्रेपन में शामिल होता है। अल्लाह के हर काम में बड़ी मसलहत है। वो जानता है, हम नहीं जानते। अपने छोटे छोटे नुकसानात का वावेला मचाते हैं, हालांकि वो तो हमें अपने करम से वहाँ तक नवाजता चला जाता है जो हमारी तवक्को और औकात से कहीं बढ़कर होता है। सारी उम्र भी सजदा शुक्र बजा लाता रहूँ तो कम है। बड़ा करम है उसका मेरे ख़ानदान पर। उनके अंदाज में बड़ी तमकनत थी और हारून का जिक्र करते हुए लहजे में बला का गरूर। ज़ैन के दिल पर आया बोझ और भी बढ़ा। ज़ैन, बड़े गैर मतवक्का तौर पर तौकीर अहमद ने उसे पुकारा। जी। उसने कुछ गड़बड़ाकर उनकी तरफ देखा। तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है, तुम जाओ। ज़ैन को समझने में देर नहीं लगी कि वो उसे भेजने के बहाने अपने ख़ानदान पर यह तासुर जमाने की कोशिश में थे कि अब वो मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं और यहाँ उनके घर में अब 400 चैन की बांसुरी बज रही है। ज़ैन की नौकरी वोकरी तो ठीक है ना, मतलब तनख्वाह वगैरह? उसने अपनी फूफी को जुबानी अंदाज में पूछते हुए सुना। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पर है ज़ैन, सब कुछ आखिर इसी ने संभाला हुआ है। उन सबको खुदा हाफिज़ कहकर जब वो लाउंज से निकल रहा था तो तौकीर अहमद बहुत एतमाद से कह रहे थे। ज़ैन बेसाख्ता ही मुस्कुराया था। वो जो अपने तौर पर उसकी नाअहली का तराना गाते न थकते थे, मसलहतन ही सही। उसने एक बार पलटकर हुस्ना बेगम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और बड़े इत्मीनान से बाहर निकल आया। आसपास फैलते वसवसे कितने भी परेशान कुन सही, मगर खुशी की एक छोटी सी भी किरण वक्ती तौर पर सब कुछ बदलती है। सो ये भी क्या कम नेमत है। गाड़ी गेट से निकालते हुए ज़ैन ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंपोज किया। किचन की खिड़की के बाहर लॉन पर गहरे बादल झुके पड़ रहे थे और दूर आखिरी सिरे पर बने सर्वेंट क्वार्टर पर मुकम्मल खामोशी तारी थी। रहमत बुआ एंड फैमिली कल से किसी रिश्तेदार के यहाँ की शादी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। शायद कल तक वापस आना था। लॉन और पिछला हिस्सा उन लोगों के ना होने से कुछ ज़्यादा ही सन्नाटे में डूबा जा रहा था, वरना उनके नवासे अमूमन यहाँ अपना खेल जमाए रखते थे। सारा ने काम ख़त्म करते हुए एक सरसरी नज़र उस सारे मंजर पर डालते हुए उन लोगों को याद किया। हर शख्स की अपनी अपनी रौनक, कोई भी तो गैर अहम नहीं। सारा सारा लाउंज से दादी पुकार रही थी, सो वह चूल्हा बंद करके तेज़ी से बाहर चली आई। तभी उसने ड्राइंग रूम से वकील साहब और हारून को निकलकर बाहर जाते देखा। हारून आजकल बहुत तेज़ी से कानूनी मामलात निपटा रहा था। आरिफ के घर वालों की फरमाइश पर उसने बिजनेस जायदाद सब में रोमा का आधा हिस्सा बखुशी मंजूर किया था। वकील साहब चले गए। दादी लाउंज में खड़ी थीं। सारा की शक्ल देखते ही उन्होंने पहला सवाल किया। बस जा ही रहे हैं। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, किसी की एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और बाप ने सब कुछ बिल्कुल उसी के हवाले कर दिया है। उसके तबसरे की ना गुंजाइश थी और ना ही अहमियत, सो वो खामोश ही रही। आप बुला रही थी, उसने उन्हें याद दिलाया। हाँ, वो आरिफ की अम्मा का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले। वो मज़ीद कुछ कहने से पहले ज़रा रुकी। सारा के माथे पर शिकने सी उभरी। कोई और नई बात? दादी ने एक ठंडी सांस ली। वहाँ से तो मुस्तकिल फरमाइशी सिलसिला है। लोगों का मुंह एक बार खुल जाए तो फिर सारी शर्म उठ जाती है। अब कपड़ों का तकाजा था खुद अपने लिए। दादी मायूस सी थी। मगर वो तो हम पहले से ही दे रहे हैं ना, आपने बताया नहीं उन्हें? सारा को उनकी मायूसी पर हैरत सी हुई। खुद देने में और दूसरे के मांगने पर देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। एक में अपनी खुशी शामिल होती है और दूसरे में मजबूरी। आजकल इन बातों को बुरा नहीं समझा जाता दादी। लोग डिमांड करना अपना हक समझते हैं। आप दिल बुरा मत करें। इस सारे सिलसिले पर सबसे ज़्यादा नाखुश वही थी, लेकिन दादी की दिलजोई के लिए नरमी से बोली। शरीफ ख़ानदानी लोगों में आज भी ये सब मायूब है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, समझौतों और शराइत के साथ। क्या करें, वक्त ही ऐसा आ गया है।
उसे अब खामोश रहने में दिक्कत नहीं होती थी, सो इस बार भी तबसरा महफूज। रोमा की तस्वीर भी मंगवाई है। क्यों? वो सभी तो देख गए थे, अब क्या करेंगे तस्वीर का? कह रही थी रिश्तेदारों को दिखानी है, मगर अभी रिश्ता बाकायदा तौर पर तय तो नहीं हुआ ना। फिर रोमा की तस्वीर की सारे में नुमाइश का क्या करना है? मेरा तो ख्याल है कि उसकी बात अधूरी ही रह गई। फिर वही बदशगुनी की बातें शुरू कर दी ना। जब मैं कह चुका हूँ कि रोमा का रिश्ता आरिफ से तय समझा जाए, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है ज़ारा? क्यों तुम बार बार रुकावटें डालने की कोशिश कर रही हो आखिर? हारून पीछे खड़ा था और ज़ारा की आधी अधूरी बात ही उसके लिए कोफ्त का सबब बनी थी। ज़ारा ने ऐसा कुछ नहीं कहा हारून, जो तुम यूँ गुस्से में आ रहे हो। आरिफ की अम्मा का तरीका गलत है, जो रोज़ाना ही कुछ ना कुछ नया पैगाम भेज देती हैं। दादी को खामोश खड़ी ज़ारा पर रहम आया था। प्लीज़ दादी, आप इसकी ख्वामखा की साइड मत लें। बहुत मुश्किल से हमें एक बहुत मुनासिब रिश्ता मिला है रोमा के लिए। बिल्कुल छोटी सी फैमिली है, कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पैसे की कमी है जो हम पूरी कर रहे हैं। और ये कोई एहसान नहीं है, रोमा का हक है। सभी अपनी बहनों और बेटों को देते हैं, फिर यहाँ क्या मसला है जो बार बार एतराज़ उठता है? दादी ने बेइख्तियार ही पहलू बदला। एतराज़ आरिफ के ख़ानदान के मुंह खोलने पर है हारून, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो असल बात? चलें ठीक है, मैं समिया से कह दूंगा, वो आइंदा आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। जो बात है समिया और मुझसे करेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अब चंद ही दिनों की बात है, इस हफ्ते में सारी लीगल कार्रवाई मुकम्मल हो रही है, उसके फ़ौरन बाद हम अगले महीने की कोई डेट फिक्स कर लेंगे। इस बार उसका लहजा भी नरम था और आइंदा प्रोग्राम की तफसील भी, लेकिन दादी और ज़ारा बुरी तरह हड़बड़ाई थीं। इतनी जल्दी कैसे होगा हारून? 1 महीना तो कुछ भी नहीं है शादी की तैयारी के लिए। थोड़ा वक्त तो कम से कम 1000 काम होते हैं लड़कियों की शादी में। दादी की आवाज़ बेसाख्ता ऊंची हुई थी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है दादी, अब मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, आप सिर्फ दुआ करें रोमा के हक़ में। उसका अंदाज़ पुकार पुकार कर कह रहा था कि हरफ़े आखिर कहा जा चुका है। ज़ारा ने बहुत गौर से हारून के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर अजीब लाताल्लुकी का सा तासुर था। पिछले चंद दिन से जो एक खुशगवार सी तब्दीली खुशगुमान करने लगी, फिर से तमाम हुई। और इस धूप छाँव जैसे शख्स के सामने मैं कब तक अपना बैलेंस बरकरार रख सकूंगी, जो घड़ी घड़ी पाँव तले की ज़मीन सरकाता है? उसने बड़ी मायूसी से सोचा था। और ज़ारा, रोमा की शादी की शॉपिंग जो भी करनी है बस तेज़ी से कर डालो, लेकिन अगर तुम्हें अब भी कोई नाखुशी, कोई प्रॉब्लम है तो तुम पर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं कर लूँगी हारून, मुझे क्या प्रॉब्लम होनी है? बहन है रोमा मेरी, क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हैं आखिर? बावजूद ज़ब्त के उसकी आंखों में आंसू आ ही गए। वो जो अपनी बात कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा था, चंद लम्हों के लिए रुक सा गया। शायद इसीलिए कि मैं जान चुका हूँ रोमा को ज़िंदगी में सेटल करना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। आसपास कोई दूसरा नहीं जो मेरे साथ खड़ा हो सके। यहाँ हर एक को सिर्फ अपनी खुशी दरकार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन इतनी गिरी पड़ी नहीं कि जिसका दिल चाहे उसे रिजेक्ट कर डाले। जो कुछ मुझसे हो सकता है उससे भी बढ़कर मैं रोमा के लिए करूँगा। हारून का लहजा सर्द तर हुआ और अपनी बात कहकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे की तरफ जा चुका था। ज़ारा गुमसुम खड़ी थी। कि क्या कहकर गया है ज़ारा? मेरी तो कुछ समझ में आया और कुछ नहीं। क्यों इतना बदगुमान हो गया है हमसे? दादी उठकर उसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई थी। मुझे क्या रोमा से मोहब्बत नहीं? और ये जो खुद इतना अकेला अकेला रहने लगा है, इस पर मेरा दिल नहीं करता? फिर ये? दादी बहुत रंजीदा हो रही थी। वो आपसे नाराज़ नहीं है, घर में आप ही हैं जिनसे वो कभी खफा नहीं हो सकते। क्यों दिल बुरा कर रही हैं आप? बहुत मोहब्बत से उनके कंधे पर हाथ रखकर वो उन्हें सोफ़े तक लाई। फिर क्या है जो इसे इतना सख्त मिजाज बना रहा है? कौन मना कर रहा है रोमा की शादी से? हम सब की भी यही दिली ख्वाहिश है, मगर ये तो सबको ही दुश्मन समझने लगा है। वो ज़ारा की बड़ी देर तक दी गई सफाई के बावजूद भी मुतमईन नहीं थी। हारून को ज़ैन के मना कर देने का भी रंज है दादी। धीमे लहजे में उसने जैसे एतराफ़ जुर्म किया। बेकार की बात। दादी ने बेजारी से सर को हल्की सी जुम्बिश दी। जब वक्त था तब तो दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी बात को रद्द किया था। जब तुम्हारी और हारून की शादी हो रही थी, ज़ैन पर जोर डालने का सही वक्त वही था। अब पुराना किस्सा छेड़ना भला। मारे कोफ्त के उनसे कुछ कहा भी नहीं गया। बाज़ किस्से कभी पुराने नहीं होते, इसलिए कि उन्हें दोहरा दोहरा कर ताज़ा रखने की जिम्मेदारी किसी न किसी ने ले रखी होती है। सारा के दिल पर एक साया सा होकर गुजरा। तुम बहरहाल अब अपनी किसी बात से हारून को शिकायत का मौका ना दो, ख़ास तौर पर रोमा के रिश्ते की मुखालफत तो बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह मालिक है, बाज़ औक़ात गुदड़ी में भी लाल निकल आते हैं। रोमा की किस्मत से आरिफ भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। दादी फिर से खुश उम्मीदी का दामन पकड़ रही थी। अच्छा है, उसने कारपेट के प्रिंट पर नज़र जमाते हुए सोचा। काश खुद मैं भी इस तरह अपने आप को बरी उज़िमा करार दे पाती। दादी अब भी कुछ कह रही थी, शायद उसे ही समझाने के लिए। थी तो बेअदबी की बात, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुन रही थी।
दादी, अभी तक किसी ने भी रोमा से नहीं पूछा है कि उसकी क्या मर्जी है। यकदम ही उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो जो कुछ कह रही थी बीच में ही रह गया। फिर वही बावलापन। पूछा है हारून ने कल मेरे सामने मेरे कमरे में रोमा को बिठाकर। इतना बड़ा फैसला किया वो उसे बताए बगैर ही करेगा। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। उसने रोमा के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। सारा दिन तो रोमा तुम्हारे साथ होती है। मैं समझी उसने बता दिया होगा। फिर तुम्हारा मियाँ, उसे तो जिक्र करना ही चाहिए था। शायद रफ्ता रफ्ता सभी मुझे तन्हा करते जा रहे हैं। दादी के पास मुख्तसर सी तफसील और भी थी, सो वो इस बार ज़रा तवज्जो देने पर मजबूर हुई थी। हारून ने साफ कहा है रोमा से कि अगर उसकी खुशी का ज़रा भी ख्याल है तो इस रिश्ते को ना करे। आरिफ उसका इंतखाब है और उसे पूरा यकीन है कि रोमा उसके साथ खुश रहेगी। सारा का मुँह हैरत से खुला था। ये क्या तरीका है पूछने का? ये तो हुक्म नाफिज हुआ है। एक बार फिर उसकी नज़र रोमा के कमरे के बंद दरवाजे पर जमी। कल से वो सर दर्द के बहाने बार बार इसीलिए तो गायब नहीं हो रही है। सारा की जहनी रो एक बार फिर बहकी। रज़ा की अपनी बीवी के साथ अलहदगी हो गई है। वो घर में दाखिल ही हुआ था कि इतला मौसूल हुई। अच्छा, उसने बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। तुम्हें हैरत नहीं हुई? हुस्ना बेगम को उसका अंदाज अजीब सा लगा। इसमें हैरत की क्या बात है अम्मी? इस तरह के फैसले ऐसे ही नताइज लाते हैं। बहुत से दिलों को तोड़कर जब खुदगर्जी का मुजाहरा होता है तो फिर अंजामकार खुशी किसी को भी नहीं मिल पाती। सबके सब खाली हाथ। लाउंज में पड़ी आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज होते हुए उसने बड़ा माकूलियत भरा तज्जिया किया तो हुस्ना बेगम के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट फैली। अपने बारे में सोचा है? खुद तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? वो वाकई लाइलम था या फिर जानबूझकर? रहने दो, जब तुम्हें एहसास ही नहीं। आप में भी अब्बा का कुछ कुछ असर आता जा रहा है। बात किसी की हो पकड़ा मैं ही जाता हूँ। अच्छा चले छोड़ें, ये बताएं सवेरे सवेरे ये वक्त आया किस खुशी में था? उसने जानबूझकर मौजू बदला। बस वही माफ़ी तलाफ़ी। रज़ा की बीवी से अलहदगी के बाद कुछ ज़्यादा ख्याल आ रहा है सबको अपनी ज़्यादती का। मगर तुम्हारे अब्बा ने अच्छा किया जो बात को फ़ौरन ही ख़त्म कर दिया। एक मुझे छोड़कर। अब तो वो बाकी सारी दुनिया पर बड़े मेहरबान रहने लगे हैं। सारा की शादी से बड़ा फ़र्क पड़ा है। पता है उन लोगों के सामने तुम्हारे अब्बा ने हारून की इतनी तारीफ़ की कि सबके चेहरे उतर गए। रज़ा तो बहुत ही शर्मिंदा था। लग रहा था कि बहुत पछता रहा है। सैन ने उनके चेहरे पर खिले इत्मीनान को नज़र भर कर देखा। अब्बा को मना कीजिए, हारून की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें ना किया करें, नज़र भी लग जाती है। उसकी आवाज़ बदतदरीज हल्की हुई थी। हुस्ना बेगम को कोई अनजान सा खदशा, कोई वहम हुआ। तुम ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो ज़ैन? क्या देख लिया है तुमने हारून में जो तुम्हें परेशान कर रहा है? वो इतनी फिक्रमंदी से उसे देख रही थी कि ज़ैन को फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने कुछ नहीं देखा अम्मी, लेकिन मुझे हारून की हद से बड़ी जज्बातियत परेशान करती है। मैं नहीं चाहता कि ज़ारा बेखबरी में बिल्कुल ही दीवार से जा लगे। वो बहुत सीधी और साबिर है, अपनी हक तलफी पर भी आवाज़ उठाने से कासिर। हुस्ना बेगम ने एक गहरी सांस ली। हमारे ख़ानदान की लड़कियां ऐसी ही हैं। रोमा को नहीं देखा तुमने? अब पता नहीं किन लोगों में जाकर एडजस्ट करेगी। खुदा करे कि कदर करने वाले लोग हों। ना चाहते हुए भी कभी कभी गिल्ट शामिल होने लगता है, मगर बस पल दो पल। सर झटकते हुए वो हल्के से हंसा। दूसरों की मिसाल क्यों दे रही हैं? खुद आपने भी तो अब्बा जैसे जालिम के साथ एडजस्ट किया ही है आखिर। खैर तुम्हारे अब्बा इतने भी बुरे नहीं थे। वो हंसते हुए उठ खड़ी हुई। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ज़ैन के मोबाइल पर तहमीना का फ़ोन आ रहा था। मैं बहुत परेशान हूँ ज़ैन, मिल सकते हो मुझसे? दूसरी तरफ से वो घबराए हुए लहजे में पूछ रही थी और वह हस्बे मामूल सर के बल जाने के लिए तैयार था। अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन घर का पता तुमने अब तक कहाँ बताया है? घर पर नहीं। उसने मुख्तसर मिलने की जगह सेट की। अम्मी चाय मत बनाए, मैं जा रहा हूँ। लाउंज से निकलते हुए उसने महज इतला दी थी। तहमीना से मिलने से पहले उसे एटीएम से पैसे भी निकलवाने थे। गो उसने कहा नहीं था, लेकिन अब ये एक तयशुदा सी बात थी। हुस्ना बेगम जब तक लाउंज में आई ज़ैन की गाड़ी बाहर निकल रही थी। इतनी उजलत, इतनी फर्माबरदारी। उनका दिल आहिस्ता आहिस्ता भर आने लगा। कैसा तिलिस्म है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। क्या अदा है जो मर्द को इस तरह घायल करती है, जो वो फिर फातेह के आगे सर उठाने के काबिल ही नहीं रहता। वरना एक से एक परी चेहरा बावफा लड़कियां चुपचाप इस तरह मिट्टी का ढेर ना बना करती कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाती। ये तो कोई और ही सिलसिला है, कोई और ही कहानी, जिसका आगाज़ ही मुखालिफ की जीत के साथ हुआ करता है। और इस बात को खुद से दोहराते हुए भी कितनी तकलीफ़ महसूस होती है कि मैं अपना बेटा एक अनजानी लड़की के हाथों हार गई हूँ। आँख के कोने पर आए आंसू को उन्होंने बहने दिया और एक सर्द आह उनके होंठों से नहीं, दिल से निकली थी। बात कोई गैर मामूली ही थी। इस बात का तो अंदाज़ा उसे तहमीना की शक्ल देखते ही हो गया था। वो उसे वहीं मिली जो जगह बताई थी, लेकिन बजाय किसी रेस्टोरेंट में बैठने के वो गाड़ी में ही बैठकर बात करना चाह रही थी।
ٹھیک ہے پھر ڈرائیو پر چلتے ہیں، اس طرح کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر بات کرنا۔ زین نے بات ادھوری چھوڑ کر نفی میں سر ہلایا تو وہ خاموش ہو رہی۔ یہ ایک نسبتاً کم رش والی سڑک تھی۔ زین نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے تہمینہ کی طرف دیکھا۔ اب تک اس نے ایک آدھ بات ہی کی تھی۔ اس کا چہرہ میک اپ سے بالکل بے نیاز تھا اور ایک نظر میں دیکھ کر کوئی بھی اسے سٹار کے طور پر نہیں پہچان سکتا تھا، اور شاید یہ سٹار کبھی تھی بھی نہیں، ورنہ محض ہمدانی کی بیساکھی کے ہٹ جانے کے بعد یوں حوصلہ ہار کر نہ بیٹھ رہتی۔ وہ لاشعوری طور پر خاموشی کے ان لمحات میں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کر کے فارغ ہوا، مگر وہ اب بھی چپ چاپ منہ موڑے باہر دیکھ رہی تھی۔ شاید کوئی دلچسپ منظر۔ زین نے باہر سڑک پر تلاشنا چاہا، مگر وہی بوریت زدہ سا ٹریفک کا تسلسل۔ سو پھر اس نے ایک بار پھر غور سے تہمینہ کی طرف دیکھا۔ تبھی ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ خاموش نہیں تھی اور نہ ہی اس کی توجہ باہر سڑک پر جمی تھی، بلکہ ہلکی سی سسکیوں کے ساتھ وہ مستقل رو رہی تھی۔ تہمینہ کیا ہوا ہے؟ وہ بری طرح پریشان ہوا، لیکن بجائے جواب دینے کے وہ اب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور اس رونے میں بڑا کرب تھا۔ زین نے بہت دکھ سے اس کی ہچکیوں سے ہلتے وجود کو دیکھا۔ پہلی بار تھا جو وہ اس طرح بے قابو ہوئی تھی، ورنہ ہمدانی کے ساتھ ہوئے بریک اپ اور پھر سی ویو والے فلیٹ سے کسی ایسے دوسرے گھر جس کا پتہ بتانے سے بھی وہ گریزاں تھی شفٹ ہونا کچھ بھی اس طرح جذباتی نہیں کر پایا تھا۔ سو یقیناً آج سلسلہ کچھ اور ہی تھا۔ تہمینہ بتاؤ پلیز، مجھے جسے تم کم از کم دوست تو سمجھتی ہو، مجھ سے چھپاؤ گی کیا؟ زین بڑی نرمی سے اصرار کیے گیا۔ تبھی وہ خود پر قابو پا سکی تھی۔ تم سے چھپانا ہوتا تو بلاتے ہی کیوں؟ حالانکہ کبھی کبھی تو تمہارا سامنا کرتے ہوئے بھی بڑی شرم آتی ہے۔ زین کیا حق پہنچتا ہے مجھے کہ تم جیسے اچھے انسان کو؟ بس، زین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ بات بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مہنہ نے شادی کر لی ہے، کورٹ میرج۔ محض مختصر سی اطلاع دے کر وہ پھر خاموش ہوئی۔ زین منتظر نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، لیکن اسے خود کو کمپوز رکھنے میں دقت کا سامنا تھا۔ زین نے ایک گہری سانس لی۔ بہن بھائی کے لیے اس کے خواب، گہری محبت اور پچھلے کئی سالوں کی محنت، سمجھوتے ایک ایک کر کے سبھی رائے گا۔ وہ اس کے دکھ کی گہرائی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، سو کوئی حرف تسلی بھی فوری طور پر موزوں نہ ہو سکا۔ کل صبح کی نکلی ہوئی وہ رات کو گھر واپس نہیں آئی، اور تمہیں پتہ ہے میری ماں کل رات بھی آرام سے اپنی نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی۔ صرف میں تھی جو رات بھر بیٹھی دروازے کو تکتی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں جھپکی زین۔ اور صبح میری اماں نے کہا کہ میں بے وقوف ہوں جو یوں آنکھیں پھاڑے بیٹھی رہی۔ میں نہ کوئی بچی تھوڑی ہے، آ جائے گی۔ اس کی آواز نمی سے بوجھل تھی اور سر اعتراف جرم کرنے والے مجرم کی مانند جھکا تھا۔ اماں نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ دوپہر تک آ گئی اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کافی دنوں سے گھومتی پھر رہی تھی، وہی جو اسے چانس دلانے کے بہانے معلوم نہیں کیا پٹی پڑھا رہا تھا۔ نکما، آوارہ، نشے باز یہ لڑکا مینا نے پسند کیا ہے اپنے لیے، اور اماں انہیں ساتھ دیکھ کر اس طرح خوش ہوئی جیسے مینا نے بڑی عزت کے ساتھ دہلیز پار کی ہے اور بڑے اونچے شملے والا داماد سامنے کھڑا ہے۔ لگی ہوئی ہے آج وہ ان کی خاطرداریوں میں۔ بات ختم کر کے ایک بار پھر وہ رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس طرح خود کو تکلیف دینے سے فائدہ، اور جب تمہاری امی اعتراض نہیں کر رہی تو تم بھی۔ وہ ان کے گھر کے ماحول سے کسی حد تک آگاہ تھا، سو جمیلہ اور مینا دونوں ہی کی کارگزاری پر حیران نہیں ہوا تھا۔ اسے رنج تہمینہ کا ہوا تھا۔ میں نے کتنا پیار کیا مینا سے، ہمیشہ سوچا کہ وہ اس ساری مشقت سے بچ جائے جو میں نے سہی ہے، تعلیم حاصل کرے، کسی عزت دار گھرانے میں شادی ہو جائے اس کی۔ میں اپنی زندگی کی ساری محرومیاں بھول جاتی زین۔ بڑی حسرت تھی مجھے کہ ہمارے گھر کے ساتھ بھی کوئی عزت دار حوالہ ٹھہر سکے۔ آنسوں اور ہچکیوں میں ڈوبی تہمینہ کا ایک ایک لفظ صرف مینا کا ہی رونا کب تھے۔ زین نے بین السطور جھانکتے ایک اور درد کے سلسلے کو نمایاں دیکھا تھا۔ تم اپنی محرومیاں بھول سکتی ہو تہمینہ، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن کوشش تو کر سکتا ہوں نا۔ سامنے سڑک پر نگاہ جمائے زین کی آواز دھیمی تھی مگر لہجہ بہت ہی مضبوط۔ آنسو بہاتی تہمینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑا سا عزت دار تو میں بھی ہوں، اگر تم یقین کر سکو اور اگر تم مجھے قبول کر لو گی تو شاید میری عزت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اس بار اس نے تہمینہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ گھر میں شادی کا خوشگوار سا ہنگامہ اب جاگتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ دادی کا خیال تھا کہ ہارون کی طرف سے مسلط کی جانے والی ایمرجنسی کی صورتحال بالکل نظر انداز کر کے پوری تسلی کے ساتھ تیاری کی جائے، سو وہ یہی کر رہی تھیں۔ آج اسٹور میں پچھلے کئی سال سے سنبھال کر رکھے سامان کی باری تھی۔ امپورٹڈ کراکری سے لے کر دادی کے قدیمی پیتل اور چاندی کے برتن ملازم نے اسٹور سے نکال کر پچھلا پورا برآمدہ بھر رکھا تھا۔ دادی معائنے میں مصروف تھیں، ساتھ میں زارا کو لگا رکھا تھا۔ ہارون آج گھر پر ہی تھا۔ شہر میں آئے دن ہونے والی ہڑتالوں کی وجہ سے اس طرح کی اتفاقی چھٹیاں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑ جاتی تھیں، سو وہ بھی آفس کا بہت سا کام گھر پر نمٹانے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ دادی کو اس کی لاتعلقی بہت کھلتی تھی۔
जल्दी जल्दी करने का तो भूत सवार है, लेकिन ज़रा जो कामों में हाथ बटाने के लिए तैयार हो, सब कुछ बस मेरी जिम्मेदारी है, क्या देना है क्या लेना। उनका शिकवा शिकायत का प्रोग्राम जारी था। सारा को बार बार अपनी मुस्कुराहट दबानी पड़ रही थी। हारून ज़्यादा बड़े काम कर रहे हैं दादी, ज़रा भी फुर्सत नहीं है उन्हें। चांदी के भारी नक्शीन गुलदान को कपड़े से साफ करते हुए उसने महज इतना ही कहा था, लेकिन वो और भी बिगड़ने लगी। तुम बेकार की सफाई मत दिया करो उसकी तरफ से। सारा ज़माना काम कर रहा है, लेकिन इस तरह आसमान सर पर नहीं उठा रखा है। हारून ने तो लगता है घर में भी दफ्तर खोल रखा है। बहन की शादी करने चला है, मगर जिम्मेदारी सब मेरी। सारा मुस्कुराहट दबाए चुपचाप काम किए गई। अच्छा यही था कि वो जो भी कहें बिना एक लफ्ज़ भी कहे मान लिया जाए। हैं तो आखिर हारून की दादी ना, उन्हीं का असर उनमें भी आया है। एक प्यार भरे एहसास के साथ उसने बेसाख्ता सोचा, जाकर रोमा को ही बुला लाओ, वही पसंद कर ले क्या क्या लेकर जाएगी। आजकल की लड़कियों में ये भी बहुत फैशन चल पड़ा है कि उन्हें हर चीज़ ही फजूल बेकार लगती है। अभी देखना वो भी कितने एतराज़ करेगी। ज़ारा ने निगाह उठाकर दादी की तरफ देखा। रोमा कहाँ एतराज़ करती है दादी, वो बेचारी तो बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी नहीं चलाती। कुछ भी कहा जाए सर झुकाकर आखिर तो मान ही लेती है। एक ठंडी सांस लेकर वो करीब पड़ी कुर्सी पर बैठी। बहुत गरीब तबीयत है मेरी बच्ची, अल्लाह उसकी किस्मत बहुत अच्छी करे। पता नहीं क्यों लेकिन दिल अंदर से मुतमईन नहीं हो रहा है आरिफ और उसकी अम्मा की तरफ से। हालांकि कितने दावे करते हैं वो लोग, मगर सब ओपरा ओपरा सा लगता है। वही एक चुभन जो इस सारे खुशगवार सिलसिले को यकदम बेमज़ा करती थी, बेमौका जागी। सारा को अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैं रोमा को बुला कर लाती हूँ। अच्छा है वो भी देख ले। मेरा तो ख्याल है सभी कुछ रोमा को दे दें, जितना अभी ले जा सके अभी सही, बाद में थोड़ा थोड़ा करके अपनी सहूलत के हिसाब से ले जाएगी। बात का रुख थोड़ा सा मोड़ने की उसने दानिस्ता कोशिश की थी। और किचन में बुआ हैं, उन्हें तो कुछ नहीं कहना। नहीं बस तुम रोमा को बुला लाओ, ज़रा देर में गर्मी शुरू हो जाएगी, दिन चढ़ता चला जा रहा है। रोमा लाउंज में ही बैठी थी, सामने टीवी खुला था, मगर ज़ारा ने एक नज़र में जाना था कि वो उस तरफ ज़रा भी मतवज्जा नहीं है। सारा ने आहिस्तगी से टीवी का स्विच ऑफ किया। बंद क्यों कर दिया? रोमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसलिए कि कोई नहीं देख रहा था। तरदीद मुश्किल थी, और वो भी ज़ारा जैसी अजीज़ दोस्त के सामने। चलो दादी बुला रही हैं बाहर बरामदे में। क्यों? बर्तन वगैरह का ढेर लगा हुआ है, चल कर देख लो तुम्हें कौन से पसंद है कौन से नहीं। भाई को बुलाकर दिखा दो, जो उनकी मर्ज़ी हो। निगाह चुराकर वो आहिस्तगी से बोली। इस्तेमाल तो तुम्हें करने हैं, वो क्या करेंगे देख कर। चलो उठो, शाबाश। तुम भूल रही हो ज़ारा, मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले भाई करते हैं। उन्हें ही पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। गो उसने बहुत नॉर्मल से अंदाज में कहा था, मगर बेहद सतूर वाज़े सी नाराज़ी झांकती थी। सारा ने गौर से उसका चेहरा देखा। रिश्ता तय होने से पहले जिस दबे दबे से गुस्से का वो इजहार करती आई थी, बाद में एक बेतासुर सी खामोशी में बदला था। सो खामोशी नीम रजामंदी। वैसे भी आजकल समझौते दर समझौते का सिलसिला जारी था, मगर इस वक्त सारा को ना चाहते हुए भी पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ा। क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसने कहने के साथ ही नफ़ी में सर भी हिलाया। गुस्सा किस बात पर आ रहा है? खुश नहीं हो क्या? सारा बरामदे में बैठी दादी को भूलकर फिर से नई फिक्र में गुम हुई। मैंने कब गुस्सा किया है? और नाखुशी की कोई वजह भी नहीं है। एक और गोलमोल सा जवाब, मगर अब बात अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती थी। सारा झंझला ही गई। तुम्हें ये रिश्ता नापसंद है तो खुलकर क्यों नहीं कहती हो रोमा? मैंने 10 बार तुमसे। लेकिन भाई ने सिर्फ एक बार ही कहा, और वह भी सिर्फ हुक्म की सूरत। उन्होंने तो मुझे कुछ सोचने की भी इजाज़त नहीं दी है सारा, क्योंकि मेरे सोचने से उनके उस इत्मीनान पर जद पड़ती थी जो आजकल उन्हें हासिल हुआ है। वो उठकर ज़ारा के सामने आकर खड़ी हुई। सारा ने उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर निगाह जमाई। सुनो रोमा, ज़रा रुककर उसने पहले खुद को एक नतीजे पर पहुंचने के लिए तैयार किया। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। तुम अगर मना करना चाहती हो तो कर दो। हारून थोड़ा सा हर्ट तो ज़रूर होंगे, लेकिन वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी बात को रद्द नहीं करेंगे, ये मुझे यकीन है। रोमा का सर आहिस्तगी से नफ़ी में हिला। मेरी मोहब्बत अब हारून भाई के लिए अजाब बन चुकी है ज़ारा, और मैं उन्हें अब इस अजाब से निजात देना चाहती हूँ। बहुत हो चुका। उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। ज़ारा का दिल बड़े ज़ोर से कांपा। ऐसा कुछ नहीं सोचो रोमा, खुद तुम्हारी अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। ना हारून, ना उनकी खुशी, किसी को भी हक नहीं है कि वह तुम्हारी ज़िंदगी पर अपना फ़ैसला मुसल्लत करे। आरिफ कोई दुनिया का आखिरी शख्स तो नहीं रह गया है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा यकीनन। उसने रोमा के यख होते हाथों को बेसाख्ता ही थामा, लेकिन वो आहिस्तगी से हाथ छुड़ा गई। ये भी तो अल्लाह ही कर रहा है ना, क्या पता इसी में बेहतरी हो। भाई ने कुछ तो देखा ही होगा, और ना भी देखा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। सारी कमी तो वो खुद पूरी करने पर ठाने हुए हैं। कोई कमी नहीं पूरी होती इन 4 चीज़ों से, जो किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा।
बस यही हकीकत है ना। और जो तुम सारी ज़िंदगी उस नापसंदीदा शख्स के साथ। सारा को बड़े ज़ोर का गुस्सा आना शुरू हुआ था। दादी की नसीहतें, अपने पक्के इरादे, सभी पसे पुश्त। तुम छोड़ो, मैं खुद बात कर लूँगी हारून से। दादी ने भी डरा डरा कर ज़ुबान बंद कर दी है मेरी। करें जितना गुस्सा करना है, कोई खा थोड़ी जाएंगे। और हारून ही क्यों, मैं मामू से क्यों ना बात करूं? वो तो जैसे सब कुछ हारून के स्पुर्द करके फारिग हुए हैं। बिला इरादा उसकी आवाज़ ऊंची हुई और वो शायद ऊपर जाने के बजाय अब्बा के कमरे की तरफ मुड़ने लगी थी कि रोमा ने तेज़ी से उसका बाजू थामा। किसी से कुछ नहीं कहोगी ज़ारा, एक लफ्ज़ भी नहीं, अगर मेरा ज़रा सा भी तुम पर हक है। ज़ारा ने उसके अल्फाज और गिरफ्त दोनों ही की सख्ती महसूस की थी। ये काम अब हो जाने दो। भाई की नहीं, मेरी भी रिहाई इसी में है। मैं थक चुकी हूँ ज़ारा, शर्म से कट जाती हूँ ये सोचकर कि मैं अपने भाई, अपने सारे घराने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी हूँ। कहीं डूब कर मरने से तो बेहतर है कि आरिफ के साथ इज्जत से इस घर से चली जाऊँ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ की लर्जिश और भी बढ़ी, शायद वो रो रही थी। सारा ने गौर से उसकी तरफ देखा, लेकिन रोमा की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। मरने से मुझे अभी डर लगता है ज़ारा, और सुना है कि हराम मौत मरने वाला तो हमेशा इसी अजाब में गिरफ्तार रहता है ताअबद। कुछ था जो पूरे माहौल पर सहम तारी कर रहा था। सारा के लिए भी कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार हुआ। चलो बाहर, दादी इंतज़ार कर रही हैं। सारा को खुद अपनी आवाज़ भी अजनबी सी लगी। इस बार वो बगैर कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी थी। ठंडे नीम रोशन लाउंज में एक खामोश सा समझौता उन दोनों के बीच करार पाया। सारा बड़े भारी दिल के साथ रोमा के साथ चलते हुए पिछले बरामदे में आई। दादी वहीं कुर्सी पर बैठी थी और करीब ही समिया झुककर फर्श पर फैले सामान को बड़े इन्हमाक से देख रही थी। आओ रोमा, कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ, बताओ क्या करना है। इतनी देर हो जाने के बावजूद भी दादी का जोश बरकरार था, सो वह उन दोनों के बुझे हुए चेहरों पर भी ध्यान नहीं दे सकी। समिया ने दादी की आवाज़ पर ही मुड़कर देखा था। ये सब क्या तुम अपने साथ लेकर जाओगी? बिना किसी तमहीद के उसने बराह रास्त रोमा से पूछा था। तुम्हें कोई एतराज़ है समिया? वो आहिस्तगी से दादी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठी। एतराज़ की तो बात है ना, इतना कुछ बेकार में ही आरिफ के घर वालों को मिल जाएगा। ये तो लाखों की मालियत का सामान है दादी। रोमा की बात का ज़रा भी असर लिए बगैर वो दादी की तरफ मुड़ी। और पहले ही इतना कुछ तो दिया जा रहा है ना, कोई कमी नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि आप ये सब वापस रखवा दें। वहाँ फ्लैट में इतनी जगह भी नहीं होगी। बिना किसी मशवरे के वो जिस तरह अपनी राय मुसल्लत कर रही थी, वो अंदाज़ नया नहीं था, मगर ज़ारा को आज वो कुछ बौखलाई हुई महसूस हुई थी। पर भला क्यों? एक सवालिया निशान खुद जवाब तलब था, मगर इससे पहले समिया की एक गलत फहमी दूर करना ज़रूरी थी। रोमा फ्लैट में नहीं जा रही है। आरिफ के घर वाले यहीं हमारे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। ऊपर का पोर्शन हम खाली कर रहे हैं जल्द ही उनके लिए, इसलिए सामान की फ़िक्र तो रहने ही दो, हो जाएगा सब सेट। बेनियाजी से कहते हुए वो इधर उधर बिखरी चीज़ों को एक तरफ करने लगी थी जब उसने अकब से समिया की हैरत में डूबी आवाज़ सुनी। यहाँ आ रहे हैं वो लोग? मगर क्यों? मैंने तो मना किया था हारून को ज़रूरत नहीं है उन्हें यहाँ बुलाने की। फिर भी? सारा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कुछ काम वो तुम्हारे मशवरे के बगैर भी कर लेते हैं समिया, और ये भी उन्हीं का फ़ैसला है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है हारून, यहाँ वो सब किस तरह रह सकते हैं? ये तो ज़्यादती है उनकी। आपको सख्ती से मना करना चाहिए था दादी। उसकी बौखलाहट मानी खैस थी। सारा के माथे पर एक हल्का सा बल आया। ये घर हारून का है, फिर रोमा को उसका हिस्सा भी दिया जा चुका है, फिर घर के 2 हिस्से करने का क्या मतलब है दादी? हारून जज्बाती हो रहा है, मगर आप तो सही गलत का फैसला कर सकती हैं। पता नहीं दादी ने क्या कहा था, उसके जवाब में वो उन्हें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश में मसरूफ़ थी। सारा ने उसकी तरफ ध्यान देना चाहा। अगर आप कहें तो मैं उन लोगों को। समिया की बात अधूरी रह गई। कोई कुछ नहीं कहेगा समिया, भाई जो कर रहे हैं ठीक है। अच्छा है मैं उनके करीब रहूँगी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। रोमा ने तेज़ी से उसकी बात काटी थी। तुम? समिया ने मुड़कर रोमा की तरफ देखा। वो जो सामने होते हुए भी मंजरनामे से गायब रहती थी, बड़े ही गैर महसूस अंदाज में अहमियत इख्तियार कर रही थी। तुम भी चाहती हो रोमा के हारून के घर में हिस्सेदार बनो? वो बिजनेस में से आधे से ज़्यादा तुम्हारे नाम कर चुका है, क्या बचेगा उसके पास? वहाँ मौजूद सभी लोगों में शायद सबसे ज़्यादा उसे ही हारून के नफ़ा नुकसान की फ़िक्र थी। रोमा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। वो मेरे भाई हैं और जो कुछ भी उनका है वो मेरा ही है। अगर वो अपना नुकसान कर रहे हैं तो अपनी खुशी से कर रहे हैं। ये हम दोनों का मामला है, किसी को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं। वो बेनियाजी से कहते हुए उठ खड़ी हुई। और दादी आप ये सारे बर्तन उठाकर स्टोर में रखवा दें, मुझे सब अच्छे लग रहे हैं। उसने मुड़कर दादी से कहा और फिर बिना मज़ीद कुछ भी कहे लाउंज की तरफ चली गई। सारा ने एक गहरी सांस लेते हुए समिया की तरफ देखा। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी।